राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 1.25 लाख से अधिक स्टार्टअप और 110 यूनिकॉर्न के साथ भारत दुनिया की तीसरी बड़ी स्टार्टअप परिस्थिति के रूप में उभरा है और सही निर्णयों के साथ एक विकसित राष्ट्र बनने का रोड मैप तैयार कर रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी की शक्ति टिप्पणी पर जवाब दिया है और कहा कि कांग्रेस नेता न तो हमारी परंपरा को जानते हैं और न ही उसका सम्मान करते हैं। कांग्रेस ने उसके खिलाफ कर पुनर्मूल्यांकन की कार्रवाई किए जाने के विरोध में दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी के उम्मीदवारों की सूची की घोषणा की। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने लोकसभा चुनाव से पहले अपनी पार्टी का घोषणा पत्र भी जारी किया। तेलंगाना के राज्यपाल पद से इस्तीफा देने के एक दिन बाद तमिलिसाई सौंदरराजन चेन्नई में तमिलनाडु पार्टी प्रमुख के अन्नामलाई की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हो गई। लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड के भारतीय जनता पार्टी विधायक जयप्रकाश भाई पटेल आधिकारिक तौर पर कांग्रेस में शामिल हो गए। पक्ष बदलने के बाद उन्होंने इंडिया ब्लॉक को मजबूत करने का भी वादा किया। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए विभिन्न योजनाओं पर काम कर रही है और परिणाम जल्द ही दिखाई देगा। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। पहले चरण में 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की 102 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। जिन सीटों पर लोकसभा चुनाव पहले चरण में होंगे, उनके लिए नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत आज से हो गई है। उच्चतम न्यायालय ने आम आदमी पार्टी सरकार को आश्वासन दिया है कि वह दिल्ली जल बोर्ड को दी जाने वाली 3000 करोड़ रुपए की धनराशि 31 मार्च को व्यापक होने के बाद भी जारी करने का आदेश दे सकता है। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने चुनावी ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने 19 मार्च को कहा कि ब्रायन और उनकी पार्टी एक नया संविधान बनाना चाहते हैं। आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। इस दौरान पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देश 2047 के विकसित भारत के रोड मैप पर काम कर रहा है। ऐसे समय में स्टार्टअप महाकुंभ का बहुत महत्व है और बीते दशकों में भारत ने आईटी और सॉफ्टवेयर सेक्टर में अपनी छाप छोड़ी है। उन्होंने कहा कि भारत में इनोवेशन और स्टार्टअप कल्चर का ट्रेंड लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उन्होंने निवेशकों, इनक्यूबेटरों, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं, उद्योग के अग्रणी सदस्यों और वर्तमान एवं भविष्य के उद्यमियों की उपस्थिति को स्वीकारते हुए कहा कि वास्तव में यह महाकुंभ अभूतपूर्व ऊर्जा और जीवंतता का निर्माण कर रहा है। साथियों, आज जब देश 2047 के विकसित भारत के रोड मैप पर काम कर रहा है, ऐसे समय मुझे लगता है कि ये स्टार्टअप महाकुंभ का बहुत महत्व है। बीते दशकों में हमने देखा है कि भारत ने कैसे आईटी और सॉफ्टवेयर सेक्टर में अपनी छाप छोड़ी है। अब हम भारत में इनोवेशन और स्टार्टअप कल्चर का ट्रेंड लगातार बढ़ता हुआ देख रहे हैं और इसलिए स्टार्टअप की दुनिया के आप सभी साथियों का इस महाकुंभ में होना बहुत मायने रखता है। यहाँ इन्वेस्टर्स, इंक्यूबेटर्स, एकेडमिशियंस, रिसर्चर्स, इंडस्ट्री मेंबर्स, यानी एक प्रकार से सच्चे अर्थ में ये महाकुंभ है। यहाँ यंग एंटरप्रेन्योर्स भी हैं और फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स भी हैं और जैसे आप में एक जीनियस टैलेंट है, मेरे में भी ये है और इसमें मैं पहचान सकता हूँ, इसमें फ्यूचर एंटरप्रेन्योर मुझे दिखते हैं। ऐसे में ये एनर्जी, ये वाइब वाकई अद्भुत है। जब मैं पोर्ट्स और एग्जीबिशन स्टॉल से गुजर रहा था तो ये वाइब में फील कर रहा था और दूर कुछ लोग लगे थे, नारे भी लगा रहे थे और हर कोई अपने इनोवेशन को बड़े गर्व के साथ दिखा रहा था। और यहाँ आकर किसी भी भारतीय को लगेगा कि आज के स्टार्टअप को नहीं बल्कि कल के यूनिकॉर्न और डेकाकॉर्न को देख रहे हैं।
साथियों, भारत आज अगर ग्लोबल स्टार्टअप स्पेस के लिए नई उम्मीद, नई ताकत बनकर उभरा है, तो इसके पीछे एक सोचा समझा विजन रहा है। भारत ने सही समय पर सही निर्णय लिए, सही समय पर स्टार्टअप्स को लेकर काम शुरू किया। अब ये समिट तो आप लोगों ने बहुत बड़ी मात्रा में ऑर्गेनाइज की है, लेकिन जब ये शब्द भी का स्टार्टअप नहीं हुआ था, उस समय मैंने एक समिट की थी। स्टार्टअप इंडिया अभियान के तहत इनोवेटिव आइडियाज को एक प्लेटफॉर्म दिया, उनको फंडिंग के सोर्स से कनेक्ट किया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इंक्यूबेटर स्थापित करने का अभियान भी चलाया। हमने बिल्कुल उसका बाल वाटिका शुरू की, अटल टिंकरिंग लैब, जैसे एजुकेशन में सबसे शुरू होता है ना केजी का, वैसा ही हमने शुरू किया। और इससे फिर एक स्टेज आकर गया, इंक्यूबेशन सेंटर बनते गए। टियर 2, टियर 3 शहरों के नौजवानों के लिए भी अपने आइडियाज को इंक्यूबेट करने की सुविधा मिलने लगी। आज पूरा देश गर्व से कह सकता है कि हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम सिर्फ बड़े मेट्रो शहर तक सीमित नहीं है। भारत की स्टार्टअप क्रांति का नेतृत्व आज देश के छोटे शहरों के युवा कर रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि हमारे स्टार्टअप सिर्फ टैक्स स्पेस तक ही सीमित है, लेकिन मुझे खुशी है कि आज एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, मेडिसिन, ट्रांसपोर्ट, स्पेस, इवन मैंने देखा योगा में स्टार्टअप शुरू हुए हैं, आयुर्वेद में स्टार्टअप शुरू हुआ है। और एक दो नहीं, मैं थोड़ा मैं रुचि लेता हूं तो देखता रहता हूं, 300, 400 की संख्या में है। और हर एक में एक से बढ़कर एक न कुछ नया है जी। साथियों, स्पेस जैसे सेक्टर में, जो कि हमने अभी कुछ ही समय पहले ओपन अप किया, स्पेस में 50 से अधिक सेक्टर्स में भारत के स्टार्टअप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ऑलरेडी हमारे स्टार्टअप स्पेस शटल लॉन्च करने लगे हैं जी, इतने कम समय में। साथियों, भारत की युवा शक्ति का सामर्थ्य आज पूरी दुनिया देख रही है। मैं यही चाहूंगा कि आप आगे बढ़े, नए स्टार्टअप बनाएं, खुद की भी मदद करें, दूसरों की मदद करें। आप इनोवेशन जारी रखें, इनोवेटर्स को अपना सहयोग जारी रखें। आपके एस्पिरेशंस ही भारत के एस्पिरेशंस है। भारत को 11वें नंबर से 5वें नंबर की इकोनॉमी बना दिया, और इसमें बहुत बड़ी भूमिका मेरे देश के नौजवानों की है, आपकी है। अब भारत को गारंटी दी है कि मेरे तीसरे टर्म में मैं देश को दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बना करके रहूंगा। और ये जंप जो है, उसमें स्टार्टअप की बहुत बड़ी भूमिका होगी, मैं देख सकता हूं जी। साथियों, मुझे अच्छा लगा आप सबसे गप्पे गोष्ठी करने का। आप सब नौजवानों से आपका उत्साह, उमंग मेरे में भी एक नई ऊर्जा भर देता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने विशेष मतदाता जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वाहन विधानसभा निर्वाचन 2023 में 75% से कम मतदान वाले 26 जिलों में लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चलाए जा रहे हैं। विशेष मतदाता जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाने के बाद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि इन विशेष जागरूकता वाहनों के माध्यम से मतदाताओं को प्रेरित किया जाएगा कि वे लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान जरूर करें। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मध्य प्रदेश में प्रथम चरण में 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए आज से नाम निर्देशन पत्र जमा करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। विधानसभा निर्वाचन के दौरान जिन विधानसभा क्षेत्रों में 75% से कम मतदान हुआ था, उन विधानसभा क्षेत्रों की पहचान की गई। ऐसे 75 विधानसभा क्षेत्र हैं जहां मतदान कम हुआ था, ये 26 जिलों में है। वहां अगले 1 महीने तक इस जागरूकता वाहन के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाएगा, लोगों को जागरूक किया जाएगा, मतदान के लिए प्रेरित किया जाएगा। रूट चार्ट वगैरह कलेक्टर्स बनाएंगे और उस रूट चार्ट के माध्यम से अधिकाधिक मतदान केंद्रों पे जाकर के, गांव में जाकर के लोगों को जागरूक करने का काम होगा। इस जागरूकता वाहन में ईवीएम और वीवीपैट नहीं होंगे, चूंकि निर्वाचन की घोषणा हो चुकी है। तो ये वाहन में सिर्फ जागरूकता कार्यक्रम होगा, फिल्मों का प्रदर्शन होगा, ऑडियो स्पॉट्स हैं, जिंगल्स हैं,
इसमें मास्टर ट्रेनर्स, रिसोर्स पर्सन्स होंगे जिले से, और वो सभी लोग गांव-गांव जाकर के लोगों को जागरूक करेंगे ताकि लोकसभा चुनाव के दौरान जो 4 चरणों में हमारे स्टेट में लोग आगे आकर के अपना वोट दें, लोग मतदान जरूर करें। यही अपील है आपके माध्यम से भी सभी मतदाताओं से। प्रथम चरण का जो मतदान है हमारा वो 19 अप्रैल को है। 6 संसदीय क्षेत्रों में ये चुनाव है प्रथम चरण का। 19 अप्रैल को मतदान है, उसके बाद 26 अप्रैल को है द्वितीय चरण का, फिर उसके बाद 7 मई को है और 13 मई को है। आपके माध्यम से सभी मतदाताओं से अपील है कि वो मतदान दिनांक को मतदान जरूर करें, अपना वोट जरूर डालें। वोटर आईडी कार्ड सभी को मिल रहे हैं, सभी को पहुंच रहे हैं, सभी को मिल जाएंगे। और हम जानते हैं कि वोटर आईडी कार्ड के अलावा भी 12 प्रकार के अन्य दस्तावेज हैं जिसके आधार पर आप वोट दे सकते हैं। तो यदि किसी मतदाता के पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है या गुम हो गया है या फट गया है, जो भी है, और रिप्लेस नहीं करा पाए हैं, तो भी चिंता की कोई बात नहीं है। 12 प्रकार के अन्य दस्तावेज होते हैं, जैसे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, तमाम तरह के दस्तावेज हैं जिसके आधार पर आप वोट दे सकते हैं। बालपुर जिला डिंडौरी में रानी अवंतीबाई स्मारक पर पुष्पांजलि एवं आम सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रानी अवंतीबाई को नमन किया और कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में पूरे देश का विकास हो रहा है। वहीं उन्होंने पीएम मोदी द्वारा किए गए विकास कार्यों की भी चर्चा की। ये हमारे देश की विशेषता है, हम मातृ संस्था के आधार पर देश की संकल्पना करते हैं। इसलिए दुनिया के देश, कोई देश 200 से ज्यादा दुनिया के देश है, लेकिन कोई भी मातृ संस्था को इतना महत्व नहीं देता है जितनी महत्ता हमारे अपने देश में मिलते। हम अपने यहाँ भगवान का नाम भी अगर लेंगे तो सीताराम, राधे कृष्ण, देश के लिए भी जोड़ेंगे तो भारत माता की जय, भारत पिता की जय नहीं बोलते, भारत माता की जय, क्योंकि हम मातृ संस्था के आधार पर समूची संस्कृति, बल्कि उससे आगे बढ़कर हम सौभाग्यशाली हैं। ऐसी हमारी अवंतीबाई जिनके कारण से देश स्वतंत्र हुआ, हम उनका वंदन करते, अभिनंदन करते। मुझे इस बात की खुशी है कि जैसे हमारी सरकार बनी और सरकार बनने के बाद हमने निर्णय किया कि हमारी कैबिनेट होगी, तो पहली कैबिनेट हमने जबलपुर में की रानी अवंतीबाई के नाम से और रानी दुर्गावती के नाम से। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। मैं माननीय मोदी जी के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा जिनके कारण से हमारी सरकार बनी। और माननीय मोदी जी ने सरकार चलाते चलाते कई सारे काम किए, कई सारे विषयों को तो हम ला ही नहीं पाए। आप अंदाज लगाइए, 1832 की लॉर्ड मेकाले की शिक्षा नीति, जिस शिक्षा नीति के माध्यम से हमारे अपने विरासत के गौरवशाली पलों को भुला दिया गया, दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। हमको मालूम है आज से नामांकन भरा गए हैं और ये लहराते हुए कमल के फूल के झंडे हमको जड़ों से जोड़ने की तरफ ले जाते, जब हम अपनी रानी अवंतीबाई को याद करके यहाँ नमन करने आ रहे हैं। हमें इस बात का गर्व है। मैं सभी हमारे कांग्रेस के मित्रों का अभिनंदन करना चाहता हूँ। जोरदार ताली बजाओ। हमारे परिवार में आपका स्वागत है। आपकी जानकारी के लिए हमारे यहाँ सागर आजादी के समय से शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र राजा डॉक्टर हरि सिंह गौर के नाम से एक विश्वविद्यालय वहां है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन गई अब, लेकिन स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए हमने पूरे प्रदेश का एकमात्र जिला सागर है जहां पर 2-2 यूनिवर्सिटी कर दी। एक रानी अवंतीबाई के नाम पर भी वहां हमने विश्वविद्यालय खोला जो अपने विद्यार्थियों को विद्या अध्ययन के सभी प्रकार का आयाम चालू करेगा। हम इससे भी आगे बढ़कर बात कर रहे हैं कि एक नहीं, दो नहीं, अभी उनके माध्यम से राजा शंकर शाह, राजा रघुनाथ शाह और ऐसे सभी वीरों के माध्यम से जिनकी अलग अलग बड़ी बड़ी अपनी भूमिका है, जिनके कारण से हमारी अपनी संस्कृति पे हमको गर्व है। मुझे इस बात को कहते हुए कोई गुरेज नहीं है। हम उनके नाम पर भी ऐसे संस्थान चालू करेंगे जिनसे नई पीढ़ी उनसे भी सीखे, उनको भी अपने स्मरण में रखे। आज चूंकि चुनाव का मौका है और चुनाव के मौके पे हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को स्मरण करते हैं। जोरदार ताली बजाएं माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में पूरे देश की हालत कैसी बदली है हमको बोलने की जरूरत नहीं है। 80 करोड़ लोगों के लिए जो निःशुल्क अन्न की व्यवस्था करते हैं, कोई सोच सकता था कि गरीब आदमी का मकान पक्का बने? वो भी कोई गांव में बैठा आदमी, कोई कल्पना करता था? लेकिन क्या गांव क्या शहर, और वो भी वो
छत नहीं है, खुद का मकान नहीं है, लेकिन उसकी कल्पना है कि मैं 22 करोड़ ऐसे देशवासी जिनका अपना मकान कच्चा है उनको पक्का बना के दूंगा। हमें इस बात का गर्व है कि हमारा नेता ऐसा, देश का प्रधानमंत्री अभिनंदन करें मोदी जी के लिए। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि देश का सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का होता है, लेकिन दुर्भाग्य के साथ दूसरी पार्टी कांग्रेस पार्टी सहित सबने सरकारें बनाई, लेकिन आज तक राष्ट्रपति आदिवासी अंचल से नहीं लिया। मुझे इस बात का गर्व है, आदिवासी तो लिया ही, बल्कि बहन को लिया। हमको इस बात का और गर्व है। हमारी बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू देश के अंदर पूरे दुनिया में भारत का झंडा लेकर राष्ट्रपति का जैसा बड़ा पद लेकर के अपनी गरिमापूर्ण उपस्थिति से हमको गौरवान्वित कर रही। हमारी इस भाजपा की विजय के पीछे ये पूरे फैले हुए कीचड़ में हमको याद रखना पड़ेगा। केवल क्या याद रखना पड़ेगा? फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। कमल बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड की ओर से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. मार्बल आर्ट गैलरी की ओर से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे यहाँ फर्नीचर, प्रेशियस स्टोन मैन्युफैक्चरर मार्बल टेबल उपलब्ध है। न्यू बीकानेर स्वीट सेंटर रमेश नगर की ओर से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। इंडिया दर्पण दैनिक हिंदी समाचार पत्र, DID न्यूज, मदर इंडिया पत्रिका, राष्ट्र सर्वप्रथम मीडिया टीम की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को रंगों के पर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। आपके वरिष्ठ नेता अतिशी की अध्यक्षता में हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के 120 वकील आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। इस दौरान अतिशी ने हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वकीलों का आम आदमी पार्टी में स्वागत किया। वहीं अतिशी ने कहा कि यदि किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है तो उस अधिकार को बचाने की पहली जिम्मेदारी लीगल फर्टर्निटी पर आती है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि संविधान को बचाने, संविधान को धरातल पर उतारने और संविधान का हनन न हो, इसमें सबसे बड़ी भूमिका वकीलों की है। उन्होंने यह भी कहा कि देश को बचाना है तो हमें अपने संविधान को पहले बचाना होगा। यहाँ मंच पर बैठे हमारे लीगल सेल के अध्यक्ष नसियार जी, पूरी लीगल सेल की सेंट्रल टीम, दिल्ली भर से आए हमारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स, सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी और जो अनेकों वकील यहाँ पे आए हुए हैं, आप सबका यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने आज ज्वाइनिंग भी करी है, तो आप सबका आम आदमी पार्टी में स्वागत है, आम आदमी पार्टी के प्रांगण में स्वागत है। मैं तो अक्सर कई बार ये कहती हूँ कि राजनीति में आने के बाद, खासकर आम आदमी पार्टी की राजनीति में आने के बाद हमें इतना संघर्ष करना पड़ा है कि आम आदमी पार्टी में एक एक विधायक, एक एक कार्यकर्ता, एक एक मंत्री, आधा वकील तो बन गया है। तो आज जब आप सब वकीलों से बात कर रहे हैं, देखिए अक्सर हम दिल्ली में, देश में, अलग अलग हिस्सों में लोगों से बात करते हैं, देश में क्या क्या समस्याएं हैं उन पे बात करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वकीलों से बात करने का एक बहुत खास महत्व है और वो खास महत्व आज के दौर में और भी ज़्यादा बढ़ गया है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो एक वकील है जब से पहले दिन से वकालत की शुरुआत करता है, उस वकालत की शुरुआत देश के संविधान से होती है और वो संविधान जो देश के सब लोगों को बराबर का अधिकार देता है, तो एक दिन जब कभी किसी भी इंसान का किसी अधिकार का हनन होता है तो उस अधिकार को बचाने की सबसे पहली जिम्मेदारी वकीलों पर आती है, लीगल फ्रेटर्निटी पे आती है।
और आप लोग रोज रोज कभी एक केस में कभी दूसरे केस में आम लोगों के हक की लड़ाई, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। मुझे लगता है कि संविधान को अगर बचाने में, संविधान को जमीनी तौर पे उतारने में और संविधान का हनन ना हो, इसमें अगर कोई एक कम्युनिटी सबसे बड़ी भूमिका निभाती है तो वो हमारे वकील निभाते हैं, हमारी पूरी लीगल फ्रेटर्निटी निभाती है। और आज के दौर में हमारे संविधान को बचाना, मुझे लगता है आज देश के हर नागरिक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो गई है। पिछले 10 साल से महंगाई तो हुई है, बेरोजगारी तो बढ़ी है, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार तो बढ़ा ही है, लेकिन आज जो देश के सामने सबसे बड़ा खतरा है कि आज हमारे संविधान को खत्म करने की कोशिश हो रही है। जो संविधान इस देश को बाबा साहब अंबेडकर ने दिया, जो संविधान इस देश के लोगों को बराबरी का अधिकार देता है, जो संविधान इस देश के लोगों को वोट का अधिकार देता है, जो संविधान इस देश को एक लोकतंत्र देता है, जो संविधान इस देश के हर इंसान को प्रोटेक्शन देता है, आज उस संविधान का रोज रोज हनन हो रहा है। सबसे जरूरी चीज अगर हमें अपने इस देश को बचाना है तो हमें अपने संविधान को बचाना होगा। अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि आपने ये इंडिया अलायंस क्यों ज्वाइन किया? इसमें तो बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जिनका आप विरोध करते थे। मैं आज जो हमारे यहाँ पे सारे साथी बैठे हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि आज जो ये 2024 का चुनाव है, ये किसी एक पार्टी का चुनाव नहीं है, ये किसी एक पार्टी की हार जीत का चुनाव नहीं है। ये जो 2024 का चुनाव है, ये देश के संविधान को बचाने का चुनाव है। 2029 में फिर से हमारे देश में चुनाव होता रहे, ये चुनाव 2024 का उसमें है। लेकिन जो आप लोग हैं, जो यहाँ पे पूरी लीगल फ्रेटर्निटी बैठी है, वो इस बात की गंभीरता को समझती है कि अगर इस देश में संविधान नहीं बचेगा तो किसी भी नागरिक का कोई अधिकार नहीं बचेगा। हमारी आवाज उठाने का अधिकार नहीं बचेगा, हमारे केस लड़ने का अधिकार नहीं बचेगा, हमारे वोट डालने का अधिकार नहीं बचेगा अगर हमारे देश का संविधान नहीं बचा। तो आज जो हमारी सारी लीगल टीम यहाँ पे बैठी है, मेरा आप सबसे यही आग्रह है कि ये आने वाला लोकसभा चुनाव सिर्फ आम आदमी पार्टी का और इंडिया ब्लॉक का चुनाव नहीं है, ये इस देश के संविधान को बचाने का चुनाव है। और वकील होने के नाते, इस संविधान को समझने के नाते, इस संविधान के प्रोटेक्टर्स होने के नाते आप लोगों की जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि दिल्ली की 7 सीटें हमें इंडिया ब्लॉक को जिता के भेजनी है, हमें इंडिया के 7 सांसद को संसद में भिजवाना है, लोकतंत्र को बचाना है और इस देश के संविधान को बचाना है। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। आज एक प्रेस वार्ता के दौरान पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया। वहीं बिहार में अब इंडिया अलायंस को एक नया मेंबर मिल गया है। इस अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए पवन खेड़ा ने कहा कि जन अधिकार पार्टी और पप्पू यादव किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पप्पू यादव आज कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व, नीतियों और दिशा से प्रभावित होकर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। वहीं पप्पू यादव ने कहा कि हम हमेशा कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े रहे हैं। बड़ी खुशी के साथ, बड़े हर्ष के साथ मैं एक ऐसे व्यक्ति जो मेरे साथ में बैठे हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, पप्पू यादव जी, जनाधिकार पार्टी, इनकी सब जानते हैं, उस पार्टी के विषय में, इनके विषय में, कद्दावर नेता हैं। वो आज कांग्रेस पार्टी की नीतियों से और नेतृत्व से और दिशा से प्रभावित होकर उन्होंने ये निर्णय लिया है कि वो अपनी पार्टी का मर्जर, विलय कांग्रेस में करें। ये एक ऐतिहासिक विलय है। इसमें हमारे देश की और उस प्रदेश की राजनीति को बदलने का मादा है। ये प्रेस वार्ता और ये विलय कोई साधारण विलय नहीं, बहुत ऐतिहासिक है और आप और हम सब किस्मत वाले हैं कि इस ऐतिहासिक क्षण को हम देख रहे हैं। पप्पू यादव जी से आग्रह करूंगा कि वो अपने विचार, अपने कारण आपके साथ संक्षिप्त में आपके सामने रखेंगे। जन अधिकार पार्टी जो लगातार 3 चुनाव लड़ी, 2 विधानसभा, 1 लोकसभा, और क्षेत्रीय पार्टी बहुत सारे बिहार में सत्ता में भी रहे और कुछ पार्टी सत्ता में नहीं रहे।
एक संघर्ष की एक बड़ी लंबी फिरहस्त है इस पार्टी की, न्याय की और सेवा की। हमारी पार्टी सेवा, न्याय और संघर्ष के लिए जानी जाती है। हम जब भी 5 बार सांसद रहे, 1 बार एमएलए रहे, हमारी पूरी विचारधारा कांग्रेस की आइडियोलॉजी के साथ और खास तौर पे कांग्रेस परिवार, कांग्रेस की विचारधारा हमें हमेशा एक मजबूत ऊर्जा देती रही है। हमारी राजनीति की नींव कंप्लीट रूप से सेकुलर, किसी भी धर्म, कौम और जाति की आइडेंटिटी पर कोई हमला नहीं, उसकी आइडियोलॉजी की सुरक्षा, हर परिस्थिति में दूसरों की विचारों का सम्मान, ये रहा है मेरा लगातार इतिहास। और हम वैसे कांग्रेस आइडियोलॉजी के साथ और हमारी आधी पूरी परिवार कांग्रेस विचारधारा के साथ रहे। आज हम, हमारे बेटे, हमारे जनरल सेक्रेटरी, कुछ लोग आए हैं, कुछ छात्र, कई एमएलए, एक्स एमएलए, एक्स मिनिस्टर अखलाक जी, रामचंद्र जी, अन्य लोग नहीं आ पाए, चूंकि निर्णय खैरा साहब का फोन गया और जो ट्रस्ट हमें प्राप्त हुआ इस दुनिया के सबसे संघर्षशील व्यक्ति, मैं समझता हूं कि वर्ल्ड के हिस्ट्री में 4,000 सवा 4,000 किलोमीटर पैदल, 6,000 किलोमीटर बाय रोड, आज तक की हिस्ट्री में जब आदमी ट्वीट पर सबको सब कुछ बता देता हो, एक रूम से दूसरे रूम, वहां एक हाफ गंजी में माइनस में चलने की हिम्मत और एक दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह के खिलाफ आवाज और लड़ने की हिम्मत जो जिस व्यक्ति में, वो आदरणीय राहुल गांधी जी, उनका ट्रस्ट, और एक हमारी जो सबसे ज्यादा जिसको मैं लाइक करता हूं, आदरणीय प्रियंका जी, जो उसकी डायनामिक और डैशिंग आवाज है, सोच है और एक लक्ष्य है, उनका ग्रेसिंग, उनका ब्लेसिंग और उनका ट्रस्ट मेरे लिए कांग्रेस में काफी है। बस मैं इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है। इस पूरी कांग्रेस परिवार ने जो सम्मान दिया और उस 2 व्यक्ति के विश्वास ने जिस तरीके से हमें हिम्मत दी, इस हिंदुस्तान के 130 करोड़ का किसी ने दिल जीता है तो वो राहुल गांधी है। किसी ने उम्मीद जगाया है तो राहुल गांधी जी हैं। और उसके बाद जो उनकी लड़ाई ओबीसी को लेकर के है, दलितों को लेकर के है, जो कमिटमेंट सामाजिक न्याय को लेकर है, पूरी हिंदी पट्टी, बिहार, यूपी, बंगाल, झारखंड, मैं एक बहुत साधारण गिलहरी की तरह एक उस लड़ाई का भागीदार बनना चाहता था। हमेशा हमें लगता था कि इस देश को सेव करने के लिए, इस डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को और संविधान की रक्षा के लिए, साथ साथ 130 करोड़ जहां किसान, व्यापारी, युवा और महिलाएं सब परेशान है, राहुल गांधी जी के नेतृत्व के अलावा दूसरा रास्ता नहीं था। इसीलिए आज जन अधिकार पार्टी, जो एक मजबूत पार्टी बिहार में कही जाती रही है, संघर्ष में सबसे ऊपर, सेवा में सबसे ऊपर, हम लोग मिलकर 24 भी जीतेंगे और 25 तो जीतेंगे ही जीतेंगे। पूरी तन्मयता के साथ कांग्रेस के लिए काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन प्रकाश जी का और अपने अध्यक्ष का, सबका सम्मान करते हुए मैं अपनी पार्टी को आज पूरी तरीके से लिस्ट के साथ मर्जर करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।
स्वर्ग हम